हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हमने उठाया हुआ है एसएसटी पेपर 2 सीटेट के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। अब तक हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है और आज से हम फ्रेश पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे विविधता की समझ के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा। ये क्या है? विभिन्नताएं, यानी कि डाइवर्सिटी के क्या है? अलग अलग पहलू हैं, यानी कि क्या है? लोगों का पहनावा अलग अलग है, अलग अलग धर्म से लोग बिलोंग करते हैं और ये क्या है? विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के कारण है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, बात करेंगे लद्दाख की। अब आगे हम दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करेंगे जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और उनकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, बाद में इसको अलग करके एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये जो लद्दाख है, ये जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान, डेजर्ट मींस बालू और पत्थर। डायग्राम में देख सकते हैं ये लद्दाख है और ये क्या है? आपको बर्फ से ढकी हुई चादर है। तो डेजर्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया जहां पे ना के बराबर रेनफॉल हो, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। अब यहाँ पे खेती भी बहुत कम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ हर इलाका जो है वो लंबे टाइम तक बर्फ से ढका रहता है। डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल है, पूरा का पूरा जो रोड है, इवन पहाड़ पठार सब क्या है? बर्फ से कवर्ड है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे लद्दाख के अंदर लोग पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोग क्या करते हैं? गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में पानी भी आपको नहीं मिलेगा। गर्मी में जो बर्फ पिघलेगी उस पानी पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं पानी को पीने के लिए। लद्दाख के लोग जो है एक खास किस्म के भेड़ पालते यानी कि शिप पालते हैं, जहां से इनको क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, महंगा है, गर्म भी है और इनसे ये क्या करते हैं? इसको बेच के अच्छी कमाई कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। जो पश्मीना ऊन है वो किसके मिलता है? हमें भेड़ के ऊन से मिलता है पश्मीना ऊन, और ये कश्मीर में ही फिर इस ऊन से क्या बुनी जाती हैं? पश्मीना शॉलें उड़ी जाती हैं, जो कि विंटर अब आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इसका सेल जो है वो अपने चरम सीमा पे होगा। तो ये लद्दाख की कुछ विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। ये जो लद्दाख है व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया यानी कि मिड एशिया के हम उस काफिले तक पहुंच सकते हैं जिसको आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 6 पे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेन डाउन कर लेना है इस पॉइंट को आप सभी ने। लद्दाख के रास्ते ही ये जो बौद्ध धर्म है यानी कि ये जो बुद्धिज्म है, ये कहाँ पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। ठीक है, लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। इसीलिए लद्दाख को हम क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत यानी कि मिनी तिब्बत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज मिनी तिब्बत, यानी कि कौन सा भारत राज्य है, कौन सा भारत का राज्य है जो क्या है? छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख। और क्यों कहेंगे? क्योंकि लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पहुंचा था? तिब्बत पहुंचा था। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तिब्बत का एक बहुत फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। केसर सागा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो कि कहाँ प्रचलित है? लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ है लेकिन पॉपुलर कहाँ है? ये लद्दाख के अंदर। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो ज्यादातर क्या है? या तो मुसलमान है या फिर बौद्ध है, और दोनों ही लोग इस केसर सागा को गाते हैं या फिर उस पे नाटक करते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, जहां पे हमने बात की लद्दाख की। अब हम क्या करेंगे? अपने भारत का एक ऐसा साउदर्न स्टेट उठाएंगे जो कि क्या है? लद्दाख से पूरी तरीके से डिफरेंट है। बात करेंगे केरला की। केरला के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा, यानी कि यहाँ पे जो साक्षर लोगों का अनुपात है वो सबसे ज्यादा है पूरे भारत के अंदर। केरल की बात करें तो यह दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, केरल के पहाड़ियों पे आपको अलग अलग प्रकार के मसाले यानी कि स्पाइसेस देखने को मिलेंगे, जैसे काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, कार्डामम, इलायची उगाए जाते हैं और इसी मसालों के लिए ये वाला जो क्षेत्र है ये व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बन जाता है। आज का पॉइंट नंबर 10 देखेंगे, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे, यानी कि सबसे पहले अरबी और यहूदी को क्या कहते हैं हम, ज्यूइश कहते हैं। ये सबसे पहले केरल आए थे ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे, ईसा मसीह जो कि क्रिश्चियंस के गुरु हैं, ईसा मसीह के धर्मदूत जिसका नाम है सेंट थॉमस, इंपॉर्टेंट है, पेन डाउन कर लेना है इसने, सेंट थॉमस का नाम याद कर लेना है इसका नाम। ये क्या है, 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में जो क्रिश्चियन धर्म लाने का श्रेय है वो इन्हीं सेंट थॉमस यानी कि संत थॉमस को जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है, तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे सेंट थॉमस ने किया है। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे, बात करेंगे इब्न बतूता की। इब्न बतूता लगभग 700 साल पहले यहाँ पे आए थे और अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने क्या कहा था मुसलमानों के जीवन के बारे में, कि यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है, केरला की बात हो रही है। केरला के अंदर मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत है। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, केरल का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है ओणम। ये ओणम क्या है, ओणम एक विशेष प्रकार का प्रतियोगिता है, एक त्योहार है जो कि कहाँ मनाया जाता है, केरला में। और इसमें क्या होता है, बोट रेसिंग यानी कि नाव प्रतियोगिता होती है केरल के अंदर। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 अपने स्क्रीन पे, बात करेंगे वास्को डिगामा की। तो ये जो वास्को डिगामा है ये है पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का रास्ता समुद्री रास्ता जाना। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की है, भारत की खोज तो पहले से हो रखी थी, लेकिन समुद्र के रास्ते से पहली बार भारत कौन आए थे, तो वो वास्को डिगामा होंगे। ये एक पुर्तगाली हैं जो कि हमारे भारत के अंदर 1498 में यही केरला का जो कालीकट तट है और यहाँ पे इनका स्वागत किया था उस टाइम के राजा जैमोरिन ने। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, चीन के जो व्यापारी हैं वो भी केरला आए थे और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल करते हैं वो चीनी जालों से बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं और इसको क्या कहा जाता है, चीना वाला के नाम से जानते हैं। और उनको तलने के लिए जो हम बर्तन का यूज करते हैं उसको चीना चेटी के नाम से जानते हैं। तो चीन से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो गुड्स हैं वो चीन से हैं, चीन से मिल रहे हैं। और वाला यानी कि ये क्या है, मछली पकड़ने के लिए चीजें हैं, और चटी यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम तलने के लिए फिश का यूज करते हैं केरला के अंदर। बात करेंगे पॉइंट नंबर 16 की, केरल की जो उपजाऊ जमीन है यानी कि जो फर्टाइल लैंड है केरल के अंदर, वो जलवायु चावल की खेती के लिए बेस्ट है। यानी कि जो केरला है ये किसकी खेती के लिए बेस्ट माना जाता है, ये आपको राइस यानी कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग मछली चावल खाते हैं। पॉइंट नंबर 17 देखेंगे, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है आपके स्क्रीन पे, आप सभी इनको जानते हैं। कमेंट में बताना है कि इनका बर्थडे यानी कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करेंगे नेहरू जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने अपनी किताब भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये भी एक पॉइंट बनता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है, भारत की खोज किसकी किताब है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इन्होंने क्या कहा था भारतीय एकता के बारे में, कि कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है बल्कि ये हमारे अंदर ही समाहित है। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, again one of the famous personality on our screen, that is रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को बताना है आपने किस वजह से इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनके द्वारा रचित राष्ट्रगान यानी कि जो हमारा जन गण मन है, जन गण
मन। ये इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही क्या किया था? शांति निकेतन की स्थापना की थी। और ये इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 3 देशों का राष्ट्रीय गान की रचना की है। तीनों देश आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इंक्लूडिंग इंडिया। यानी कि एक तो अपना भारत है, 2 देश और हैं, कौन कौन से हैं ये आपने कमेंट में बताना है। पॉइंट नंबर 19 देखेंगे, बात करेंगे विविधता एवं भेदभाव की इसमें। तो ये कहता है हमसे कि संसार में 8 मुख्य धर्म है, यानी कि देयर आर 8 मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। और हमारे भारत के अंदर उन सभी 8 धर्म के फॉलोअर्स रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की क्या है? मातृभाषा यानी कि मदर टंग लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ 100 से ज्यादा तरह के डांस भी किए जाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपको संसार के जो 8 मुख्य धर्म है ये आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहला है क्रिश्चियनिटी, ये इसका सिंबल है प्लस। सेकंड है हिंदुज्म, जिसका ओम सिंबल है। थर्ड है ये टॉइज्म, जिसका इस तरीके से सिंबल है। फोर्थ है सिखिज्म, जिसका ये सिंबल है। इसके अलावा फिफ्थ है इस्लाम, जिसका ये अर्धचंद्र और एक सितारा ये सिंबल है। सिक्स्थ है हमारा बुद्धिज्म, जिसका ये सिंबल है। सेवेंथ है शिंटो, इसका ये सिंबल है। और एट्थ है जोडिज्म, जिसका ये सिंबल है, एक तरीके का स्टार टाइप। तो ये संसार के 8 धर्म हैं। डायग्राम में आप इनके सिंबल के साथ इनको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 की बात करें, अब यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर एक स्टीरियोटाइप, एक धारणा बन गई है कि जो मुसलमान हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। लेकिन मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखती हैं। ये हमारी धारणा है, एक्चुअल नहीं है ये। जबकि एक्चुअल ट्रुथ क्या है कि ये क्या है कि इन्हें अपनी गरीबी के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। लेकिन हमने ऐसा सोच लिया है कि नहीं, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है लड़कियों को पढ़ाने, इवन किसी भी चाइल्ड को पढ़ाने में। पॉइंट नंबर 21 की बात करें, यहाँ पे अनदर हमारे स्क्रीन पे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बाबा साहेब। आज 26 नवंबर का दिन है और आज ही संविधान दिवस है, जिसकी जो क्रेडिट जाता है वो बाबा साहेब को जाता है। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में इनको हम जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। पॉइंट नंबर 22 को देखेंगे, BR अम्बेडकर को भी क्या हुआ था? भेदभाव का अनुभव हुआ था। और कब हुआ था? 1901 में। यानी कि इनको भी फील हुआ कि इनके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। जब ये 9 साल के थे तो वो कहाँ गए थे? महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने आए थे। तो BR अम्बेडकर के साथ जब उन्होंने बताया कि मैं महार जाति से बिलोंग करता हूँ, तो वहां का जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने इसके साथ क्या किया था? भेदभाव किया था। और तभी से इन्होंने ठान लिया था और इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को यहाँ प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। और यहाँ लोग भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, बिना भेदभाव के। यानी कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और आप अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, उसको प्रोपगेट करने के लिए एकदम फ्री है, इंडिपेंडेंट है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 24 की। संविधान का जो पहला पन्ना है उसमें क्लियर लिखा गया है कि सभी भारतीयों को समान स्थान और समान अवसर प्राप्त है। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे, खून के गीतों का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड है। यानी कि खून के गीत यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? कमेंट में आप सभी ने बताना है। वैसाखी का दिन था। अमृतसर के अंदर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसको हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, हमारे न्यायालय यानी कि जुडिशरी, ये भी क्या है? सरकार का ही एक अंग है। यानी कि ये भी क्या है? हमारे सरकार के ही अंग है। 3 अंग है हमारे सरकार के। सबसे पहला आता है विधायिका, नेक्स्ट है हमारा विधायिका के बाद, विधायिका को क्या कहते हैं हम? लेजिस्लेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और थर्ड है हमारी न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 क्या है? हमारे सरकार के अंग हैं, जो कि अपने अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं अपने अपने लेवल पे।
विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका क्या करती है? उसको फॉलो करती है। जबकि न्यायपालिका क्या करती है? उसको न्याय दिलाने का काम करती है। नंबर 27 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 27 कहता है कि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। यानी कि राजतंत्र में क्या होता है? राजा रानी अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में क्या है कि आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 28 को देखेंगे। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है, यानी कि डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पे लोगों के पास पावर है। किस चीज की पावर है? नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? लोगों का शासन कहते हैं। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, यानी कि जनता का शासन। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये क्या है? हमारे स्क्रीन पे महात्मा गांधी हैं, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में हम क्या जानते हैं? 1931 में इन्होंने अपनी एक मैगजीन लिखी थी जिसका नाम है यंग इंडिया। तो अगर ये पूछा जाए कि यंग इंडिया किसकी मैगजीन है, तो ये गांधी की मैगजीन है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा था गांधी ने, और इसको कब लिखा था? 1931 में, जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग वो चीज गलत है कि अगर जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही क्या कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं रशिया में कुछ इस तरीके के चले थे, या फिर फ्रांस के अंदर इस तरीके की चीजें हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गांधी वोट देने का जो अधिकार है वो सबको है और सभी के पास समान रूप से वोट देने का अधिकार है। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे। सफरेज मूवमेंट की बात करेंगे। तो सफरेज मूवमेंट का मतलब क्या है? वोट देने के अधिकार से, और इसमें क्या है? महिला मताधिकार यानी कि फीमेल के अंदर जो वोटिंग राइट्स है उसको ध्येय बनाया गया था। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे। बात करेंगे कि कौन से देश में महिलाओं को कब अधिकार मिला। बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की। तो यहाँ पे औरतों को जो वोट देने का अधिकार मिला था वो 1920 में मिला था। वहीं बात करें अपने ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की, जिन्होंने हम पर इतने लंबे टाइम तक शासन किया, यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। वहीं अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे हमारे देश की महिलाओं को वोटिंग के लिए सफर नहीं करना पड़ा। स्टार्टिंग जब से हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके ठीक बाद से वुमेन्स भी एलिजिबल हो गई वोट के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देश को रोशनी में लाएंगे जो कि क्या है? साउथ अफ्रीका। तो देखिए साउथ अफ्रीका क्या है? एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों यानी कि कई नस्ल के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था, यानी कि देख रहे हैं आप ये ब्लैक प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे क्या होता था? रंग भेद नीति चलती थी, यानी कि काले और गोरों के बीच क्या होता था? स्किन के बेस्ड पे, त्वचा के आधार पे भेदभाव किया जाता था। तो ये जो है ये चीजें साउथ अफ्रीका ने फेस की हुई है। पॉइंट नंबर 33 देखेंगे। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि जो लोग ब्लैक पीपल्स थे, ब्लैक लोग थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था। दक्षिणी पश्चिमी शहर में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। यानी कि ये जो सोवेटो जगह है इसको रिजर्व कर दिया गया था किसके लिए? ब्लैक्स पीपल के लिए, जो ब्लैक पीपल थे। पॉइंट नंबर 34 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। श्वेत लोगों की जो भाषा थी वो अफ्रीकांस थी, जिसे सीखने के लिए अश्वेत लोगों पर जोर डाला जाता था। यानी कि यहाँ पे जगह भी फिक्स कर दिया गया था कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो अश्वेत लोग रहेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर लोगों की जो भाषा है वो भी फिक्स कर दी गई थी, अफ्रीकांस, और जिसको नहीं आता था उसको सीखने के लिए भी क्या होता था? फोर्स करते थे। अश्वेत लोग जो अपनी भाषा है जुलू सीखना पसंद करते थे, यानी कि अश्वेत लोगों की भाषा क्या थी? जुलू थी, जो उसको सीखना पसंद करते थे, जबकि उनपे अफ्रीकांस को थोपा गया था जबरदस्ती सीखने के लिए।
पॉइंट नंबर 35 को देखेंगे। हेक्टर क्या था? एक क्रांतिकारी था जो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। तो हेक्टर क्या होगा? ये ब्लैक पीपल होगा। तभी क्या डाला गया होगा? इसको फोर्स किया हो गया होगा कि अफ्रीकांस सीखो, तो इसने क्या किया था? विरोध किया था, और इसी वजह से हेक्टर को 30 अप्रैल 1976 को गोली मार दी गई थी। पॉइंट नंबर 36 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, डायग्राम में देख सकते हैं ये नेल्सन मंडेला है, जो कि क्या है? पहले जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। इन्होंने क्या किया था? रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया था, और इनको 1994 में सफलता मिली, और दक्षिण अफ्रीका जो है एक लोकतांत्रिक देश बना। और साथ ही साथ ये जो नेल्सन मंडेला है ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। लंबे टाइम तक ये जेल भी गए, और 1994 में सफलता मिली, और जो ये साउथ अफ्रीका है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। आएंगे अपने देश में, बात करेंगे बहुत दो इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में। एक है हमारा कावेरी। अब ये जो कावेरी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के अंदर बहता है। इसी की लोग लेके इनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, मतभेद हैं। ये जो मित्तूर डैम है ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, इसी कावेरी के ऊपर। पॉइंट नंबर 38 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कर्नाटका का कृष्णा सागर डैम कावेरी नदी के ऊपरी शोर पे है, और जो तमिलनाडु का मेट्टूर डैम है वो नीचे वाले शोर पे है। तो मेट्टूर में तभी पानी भर सकता है जब कृष्णा सागर से पानी छोड़ा जाए, और इसी पानी को लेके इस कावेरी के ऊपर तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। ऊपर क्या है? कर्नाटका है, जहां पे क्या है? कृष्णा सागर है। नीचे क्या है? मेट्टूर है, और बीच में बह रही है यहाँ पे कावेरी नदी। ये पूरा का पूरा फ्लो कर रही है। तो जब इस कृष्णा सागर से पानी छोड़ा जाएगा तभी इस मेट्टूर में भरेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? पानी ही नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से डिस्प्यूट का कारण बन रहा है। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुख्य विचारों में से एक है न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। पॉइंट नंबर 40 देखेंगे, बात करेंगे ग्राम सभा की। तो ये जो ग्राम सभा है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें या तो केवल एक ही गांव हो या एक से ज्यादा गांव हो, और इसमें जितने लोग रहते हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी जाति किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी लिंग से बिलोंग करता हो, अगर इसकी एज 18 इयर्स या उससे ज्यादा है तो उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और उस जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में यानी कि वोटर लिस्ट में हो, वो सभी इंसान जो है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे। ग्राम सभा का एक सचिव भी होता है जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव है वही ग्राम सभा का भी सचिव है। इसमें देख सकते हैं आप डायग्राम में ग्राम पंचायत फुलेरा, ये जो है हमने पंचायत सीरीज से इस पिक्चर को उठाया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारे सचिव जी हैं जो कि क्या करते हैं? सरकार द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। यहाँ पे ये जो प्रधान और प्रधानी है इसका चुनाव तो लोगों ने किया है वोट डाल के, लेकिन ये जो सचिव जी जो अपॉइंट किए गए हैं इसका चुनाव किसने किया हुआ है? सरकार ने किया हुआ है। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे। एक ग्राम पंचायत कई सारे वार्डों में बटी होती है, यानी कि ये क्या है? ग्राम पंचायत, इसको हमने अलग अलग वार्ड में बांटा है। और ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से हैं? तो सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, स्कूल भवनों का निर्माण, रख रखाव, कर लगाना यानी कि टैक्स लगाना, ये सभी किसके काम है? ग्राम पंचायत के काम है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 44 पे। तो ग्राम पंचायत के तो अभी हमने कार्य देखे, अब हम आमदनी के स्रोत देखेंगे, यानी कि इनको इनकम कहां कहां से मिल रही है। तो इनको इनकम मिल रही है कर से मिलने वाली राशि, यानी कि इनको जो टैक्स मिलता है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं, सरकार जो स्कीम्स चलाती हैं उसके थ्रू इनको पैसा मिलता है। इसके अलावा कुछ पैसा इनको जनपद और जिला पंचायत से भी मिलता है। नंबर 45 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 45 कहता है पंचायत के भी 3 लेवल हैं। सबसे पहला है ग्राम पंचायत, सबसे फर्स्ट है हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है? विकास खंड,
यानी कि दूसरा क्या है विकास खंड और तीसरा क्या है जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 46 देखेंगे, विकास खंड को हम क्या कहते हैं, जनपद के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को हम पंचायत समिति भी कहते हैं। और इसी पंचायत समिति की मदद से ये जो जिला परिषद है वो क्या करते हैं, सभी पंचायत में आवंटित राशि यानी कि जो प्राइज आया है बांटने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करती है। पॉइंट नंबर 47 देखेंगे, सचिव का काम क्या है। ये जो सचिव जो कि सरकार अपॉइंट करती है, इसका काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। पॉइंट नंबर 48 देखेंगे, भारत के अंदर अप्रॉक्स 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस हैं और एक निश्चित क्षेत्र अधिकार में थाने कार्य करती है और वह क्षेत्र थाने के नियंत्रण में होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये किसका काम है, पटवारी का काम होता है। और अलग अलग राज्यों में पटवारी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं इसको लेखपाल कहते हैं, कहीं इसको कानूनगो कहते हैं। पॉइंट नंबर 49 को देखेंगे, पटवारी क्या करते हैं, जमीन को नापने के लिए एक लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। और आज के अंतिम पॉइंट पे देखेंगे, तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े जितने विवादित मामले हैं वो सुने जाते हैं। इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।